हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यहां पर वर्ल्ड मैप की एक सीरीज चला रहे हैं और इस वर्ल्ड मैप में हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि महासागर कितने हैं, उनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसके अलावा हमने जाना कि कॉन्टिनेंट कितने हैं और उनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम इस चीज को तो कवर कर ही चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। हमने ये जो चैनल है इसके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आप वर्ल्ड मैप की सीरीज वाला जो प्लेलिस्ट है उसे उठाइएगा, उसमें हमारा सेकंड लेक्चर इसी के बारे में था। लेकिन आज के लेक्चर में हम जो समझने वाले हैं इसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहां पर समझेंगे एशिया के बारे में, और एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं उनके बारे में वन बाय वन सभी कंट्रियों की खासियत क्या क्या है वो सब बातें यहां पर समझेंगे। हमने यहां पर थंबनेल में जो कि आपको दिखाया है सार्क क्या है, सार्क के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानना है। हमने यहां पर लोगो भी दिखाया है। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि मालदीव और भारत का जो विवाद रहा है आखिरकार उसका कारण क्या है और इस समय क्या स्थिति है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आप जानते हैं कि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मैप से बहुत से प्रश्न हैं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि वर्ल्ड मैप से कैसे प्रश्न आते हैं, तो वर्ल्ड मैप से कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लास्ट के जो लेक्चर हमारा समाप्त होगा उसके बाद हम आपको इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी कवर कराएंगे। तो बने रहिएगा और इत्मीनान के साथ में चीजें समझिएगा। शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको दिखा दें कि हमने यहां पर वर्ल्ड मैप लिया है। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि इस वर्ल्ड मैप में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या क्या बताया था। तो यहां पर देखिएगा, एक हमने कॉन्टिनेंट आपको जो दिखाया, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है, ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। यहां पर एक बार इंक ले लेते हैं और आपको दिखा दें, ये वाला जो कॉन्टिनेंट हमने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में वो है हमारा एशिया। आप ये बात तो जानते ही हैं, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। के बाद हमने ये जाना कि ये दूसरा छोटा सा जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, ये हमने जाना कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप है, ये भी आप जानते हैं। और ये वाला जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये भी आपने लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में समझ लिया था। ये कॉन्टिनेंट जो आपको दिख रहा है ये दक्षिणी अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका यहां पर लिख देते हैं, दक्षिण अमेरिका है। इसके अलावा एक और आपने कॉन्टिनेंट जाना जो कि जस्ट हमारे पीछे आपको दिख रहा है, ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट, यानी इसे हम ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, वैसे राइट जो शब्द है वो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए आपको राइट याद रखना है ओशिनिया, ये हमारा ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट तो हमने आपसे जिक्र कर ही लिया था। एक कॉन्टिनेंट और है, वो यहां पर पड़ता है जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने यहां पर अंटार्कटिका क्यों नहीं दिखाया। दरअसल अंटार्कटिका पर कोई भी देश नहीं है। यहां पर हमने जो मैप लिया है उसमें केवल वही कॉन्टिनेंट दिखाए जा रहे हैं जहां पर कुछ जनसंख्याएं हैं, यानी कुछ न कुछ देश हैं, लोग रहते हैं। अंटार्कटिका में केवल रिसर्च वाले लोग रहते हैं, जबकि वहां पर एक भी देश नहीं। इतनी बात तो आप समझिए। इसमें जो हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट है इसी के बारे में हमें बारीकी से समझना है। उसके बाद हम यूरोप के बारे में समझेंगे, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट के सभी देशों के बारे में, करेंसी, कैपिटल वगैरह वगैरह सब कुछ यहां पर समझेंगे। तो शुरू करते हैं एशिया के बारे में समझना। तो एशिया, पहले आपको मैप दिखा दे एशिया का। ये हमारा एशिया का है मैप, ये देखिएगा। इस एशिया के मैप में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो आपका चाइना है। ये दिख रहा है आपको चाइना, ठीक है। चाइना सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि यहां पर तो आपको रशिया सबसे बड़ा दिख रहा है। हाँ जी, रशिया आपको बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन इस रशिया की जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारी एशिया में नहीं आती है, क्योंकि आप जानते हैं रशिया दोनों का पार्ट है, एशिया का भी है, यूरोप का भी है। इसीलिए हम इसे भौगोलिक रूप से तो कहते हैं, ज्योग्राफिकल रूप से तो कहते हैं कि यह एशिया का पार्ट है, लेकिन अगर पॉलिटिकल रूप से देखें तो यह यूरोप का पार्ट है। इसीलिए इसकी काउंटिंग यूरोप में कर ली जाती है।
मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आ गई है। हमारे एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो चाइना आप बताएंगे। अगर कभी चाइना ऑप्शन में नहीं देता है और वहां पर रूस ऑप्शन में दे देता है तो दरअसल वो भौगोलिक के आधार पर पूछता है, या फिर आपसे बोलेगा कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारे इस एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तब आपको रशिया करना है, अदरवाइज हमारा चाइना सबसे बड़ा है। बात समझ में आ गई है। इसमें अगर बात करें कि हमें एक एक देश के बारे में बारी बारी से बात करनी है, लेकिन आपको एक चीज समझा दें कि अगर हम इस पूरे एशिया को ऐसे डिवाइड करें, ये आपका दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया। ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, इसको आप जानते हैं, इसे हम नॉर्थ कहेंगे, इसे हम ईस्ट कहेंगे, इसे हम वेस्ट कहेंगे, जबकि ये वाला पार्ट हमारा साउथ का है, ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ का है, आप जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे विभाजित करें तो ये वाला जो पार्ट है जो कि साउथ वाला है, इन साउथ में कुछ कंट्रियों ने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाया हुआ है। एक ग्रुप जो है वो एक दूसरे के सहयोग के लिए बना रखा है, तो उस ग्रुप का नाम तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप समझिए ग्रुप कैसा है। साउथ एशिया वाले कंट्रियों का ग्रुप है कि एक दूसरे को सहयोग करेंगे, चाहे वो शैक्षिक सहयोग हो या आर्थिक सहयोग हो, हर प्रकार से वो सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर अगर एशिया का हम दक्षिणतम पार्ट देखें तो एशिया में एक जो ग्रुप बना रखा है उसका नाम है सार्क। लेकिन सार्क से पहले कुछ और बातें आपको बता दें एशिया के बारे में, खासकर वो क्या क्या। इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, पहली बात, क्योंकि यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं, सिविलाइजेशन इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सभ्यता अगर समझ में नहीं आता है तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान के चलिए आप किसी शहर में रहते हैं, कोई भी शहर आप एक इमेजिन कर लीजिए, किसी भी शहर में आप रहते हैं, उस शहर में अचानक से कुछ बाढ़ आती है या अचानक से कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और उस पर मिट्टी जमा हो जाती है, यानी वह नीचे धंस जाता है, मिट्टी में सब कुछ छिप जाता है। आने वाले 1000, 2000, 500 साल बाद, जो भी आपको लगे, 1000, 2000 या 500 साल बाद इस जगह को यदि खोदा जाए तो वहां पर जगह पर क्या मिलेगा, कुछ लोगों के अवशेष मिलेंगे, कुछ सड़कों के अवशेष मिलेंगे, इसी को हम बोल देंगे सभ्यता। बात समझ में आई। जिस शहर में आप रहते हैं अगर उस शहर के साथ ऐसा होता है तो आगे चल करके इसका नाम पड़ जाएगा। जैसे आप रहते हैं मान के चलिए दिल्ली में, तो दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो दिल्ली की सभ्यता वो कहलाएगी बाद में। इसी प्रकार ये बाद में खोजी हुई सभी जगह हैं, यहां पर कोई लोग रहते थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता, या फिर हांगो नदी की सभ्यता, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। आप जानते हैं हमारे भारत की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट था, एशिया में ही आता था। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा शहरी व्यवस्था जो थी, जो सभ्यता थी, वो हमारे यहीं की थी। यानी पूरी दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा या शहरी क्षेत्र कौन सा था, हमारा भारत। ऐसी कोई और सभ्यता नहीं। तो आपको यह बात समझ में आ गई है, एशिया को हम सभ्यता का पालना कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत प्रकार की सभ्यताएं मिली हैं। ओके, इसके अलावा आप याद रखिएगा, इसे हम भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए पास्ट एंड फ्यूचर का कॉन्टिनेंट हम एशिया को कहते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप भी इसे कहते हैं क्योंकि लगभग सभी महाद्वीप के लोग यहां पर रहते हैं। मतलब समझने का यह है कि इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहां पर एक मैप लेकर के हमने अलग से आपको एशिया दिखाया है। इसी एशिया को हमें बारी बारी से एक एक चीज पढ़नी है। यहां एशिया में एक बात और याद रखनी है कि प्रायद्वीप जो है हमारे, प्रायद्वीप क्या होता है, यानी पेनिनसुलास क्या होते हैं, ये आप जानते हैं, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहला लेक्चर देखिएगा, आपको वहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप यदि देखें तो यहां पर एक आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है उसे हम दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये दक्कन प्रायद्वीप ये वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार हमारे इंडिया का जो है ये वाला, ये हमारा है जिसे बोलते हैं दक्कन पेनिनसुला या दक्कन प्रायद्वीप। एक और प्रायद्वीप है जिसे बोलते हैं इंडोचीन प्रायद्वीप। तो हमारे एशिया में 3 प्रायद्वीप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है ये आप समझ लीजिएगा, पहले लेक्चर में हमने बताया है।
प्रायद्वीपों की संख्या कितनी है? 3, और तीनों प्रायद्वीप हमने आपको मैप में भी दिखा दिए। अगर हम कहें कि एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है, तो यहां पर तो आप जान ही रहे हैं कि इसके बाद यहां पर ये जो बाउंड्री है, इसके बाद ये वाला आपका यूरोप है। हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, बट यहां पर हम हाईलाइट कर देते हैं, ये यूरोप के, ये वाला यूरोप है, ये वाला एशिया है। तो इसे क्या क्या अलग करता है? तो यहां पर एक पर्वत पड़ता है जिसे हम यूराल पर्वत कहते हैं। इसके अलावा यहां पर एक यूराल नदी भी पड़ती है। कैस्पियन सागर, यहां पर एक झील बनी हुई है, कैस्पियन सागर झील भी इसे यूरोप से अलग करती है। साथ ही साथ काकेशस पर्वत भी आप याद रखेंगे, काकेशस पर्वत भी हमारा यूरोप से एशिया को अलग करता है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे जिसका नाम है डियागो गार्सिया। हिंद महासागर में एक हमारा छोटा सा द्वीप है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया था डियागो गार्सिया क्या है? तो द्वीप है। कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब आपके दे रखे थे। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारा हिंद महासागर में। अगर बात करें कि प्रमुख स्थलबद्ध या भू आवेष्टित देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। ये वाला आपको जो दिख रहा है कजाकिस्तान, ये फर्स्ट नंबर पर है, और मंगोलिया सेकंड नंबर पर लैंडलॉक कंट्री है। तो हमारे लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस यानी फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने आपको समझा दिया है। लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री कजाकिस्तान है। इसके अलावा यहां पर किर्गिस्तान भी आपको दिख रहा है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है। ये सारे कंट्री आपके लैंडलॉक कंट्री ही है, और ये सब हमारे एशिया में है। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। जस्ट अ मिनट, हम इसकी बैटरी चेंज कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। है अब आपको आवाज प्रॉपर आ रही होगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हो बैटरी डाउन होने की वजह से। अब हमने बैटरी चेंज कर ली है। तो एक बार फिर से देखिएगा, यहां पर हम लैंडलॉक कंट्री जो बता रहे हैं, एशिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। यहां पर आपको कजाकिस्तान दिख ही रहा है, ये हमारा कजाकिस्तान है। मंगोलिया भी है, इसके अलावा लाओस है। ये सारे कंट्री हैं जो कि हमारे क्या हैं, वो हमारे लैंडलॉक कंट्री हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, चागोस और आर्केपेलागो हिंद महासागर में ही छोटे छोटे हमारे क्या हैं, द्वीप हैं। तो इनको द्वीपों को याद रखना। यहां पर हमने कुछ लोकेशन दिखाने की कोशिश की है। एग्जाम में पूछा गया था द्वीप क्या होता है, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो चागोस और आर्केपेलागो दोनों ही आपके जो द्वीप हैं, ये हिंद महासागर का ही हिस्सा हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर हमने आपको मैप दिखाने की कोशिश की है, और ये मैप हमने केवल ब्लैंक लिया है, किसी कंट्री का नाम इसमें नहीं है। ऐसा हमने क्यों किया है, जिससे कि हमारा उद्देश्य कि आपको चीजें समझ में आए। तो यहां पर ये लेकर के आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। जब आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक कंट्री आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे इसमें हमारे कंट्री अगर आप देखें तो आप बाद में भी बता सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जैसे ये आपका रूस है, ये आपका कजाकिस्तान है, ये मंगोलिया है, आपको दिख ही रहा है, ये आपका चाइना है, ये आपका हमारा पूर्वोत्तर भारत या ये भारत दिख रहा है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये अरब प्रायद्वीप है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, एक एक देश के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने कोशिश की। आगे बात करते हैं भाई सार्क के बारे में। तो हमने जैसा कि एशिया में आपको बताया था कि एशिया को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो नीचे वाला जो पार्ट है उस पार्ट को ही हम सार्क के नाम से जानते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म जानिएगा। ये हमने यहां पर लोगो लिया है सार्क का। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्योंकि साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एरिया जो पड़ता है जिसमें कुछ कंट्री मिलकर के ये ग्रुप बनाते हैं। टोटल 8 कंट्री हैं, अभी बात करेंगे, लेकिन ये सारे साउथ एशिया के कंट्री हैं।
इनका आपस में ग्रुप बना हुआ है जिसे हम सार्क कहते हैं। एग्जाम में आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा ऐसे देवनागरी में लिखेगा या फिर आपको दक्षेश करके पूछेगा। तो दक्षेश भी इसी का ही नाम है, दक्षिण से करके नाम है, दक्षिण क्षेत्रीय, इस तरीके से नाम है इसका। तो याद रखेंगे शार्क। हेडक्वार्टर याद करें तो हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अंग्रेजी है और इसे स्टैब्लिश किया जाता है 8 दिसंबर 1985 को। 1985 को इसे स्टैब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 8 दिसंबर 1985 को इसे स्टैब्लिश किया गया है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है। सार्क की अगर बात करें, इनका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक और सामाजिक विकास इनका उद्देश्य है। एक दूसरे का आर्थिक और सामाजिक विकास करने में मदद करेंगे, क्षेत्रीय सहयोग करेंगे, सामान्य मुद्दों पर साझेदारी रहेगी और सांस्कृतिक और सामाजिक समझ बिल्ड करेंगे अपनी आपस में। ये बात यहां पर आपको याद रखनी है। उद्देश्य है पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव इनका उद्देश्य। अब हमें देखना है कि इस सार्क में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो पहले आपको मैप से दिखा देते हैं और फिर आपको एनिमेशन दिखा देंगे। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहला एक कंट्री पड़ता है, मैप के आधार पर ही हमने एनिमेशन भी दिया है, तो थोड़ा इत्मीनान रखिए, हम आपको एनिमेशन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा यहां पर एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है मालदीव। तो पहला कंट्री मालदीव है, उसके बाद श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। केवल यही 8 कंट्री आते हैं जो कि हमने एनिमेशन में भी सीरीज से लिया है। एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर है आपका मालदीव, यहां पर है श्रीलंका, ये है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। केवल यही देश इस ग्रुप में आते हैं, सार्क में आते हैं। 8 कंट्री है कि नहीं आप गिन सकते। इसी को हम एनिमेशन से और देख लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको याद करवाना है एग्जाम में, तो भी आपको मदद मिले। ठीक है, यहां पर सार्क देखिएगा, सार्क आप देख ही चुके हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां है। अब एनिमेशन से आप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 मालदीव, हमने यहां पर मैप रख दिया है। नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 2 श्रीलंका, और नंबर 3 देखिएगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत। भारत हमारा सार्क का मेंबर है। नंबर 4 है पाकिस्तान, नंबर 5 है अफगानिस्तान, नंबर 6 है नेपाल, नंबर 7 है भूटान, नंबर 8 है बांग्लादेश। तो ये 8 कंट्री हैं जो कि आपको यहां पर कलरफुल दिख रहे हैं। यही 8 कंट्री हमारे सार्क के सदस्य हैं, सार्क के सदस्य हैं। एक बार आप फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, याद तो भी हो जाना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये 8 कंट्री आपके हमारे सार्क में आते हैं। समझ में आ गया है भाई? ओके, यहां पर हमने एशिया का मैप फिर से दिखाया आपको, क्योंकि यहां पर सबसे पहला कंट्री जिसके बारे में हमें जिक्र करना है और वो कंट्री है हमारा मालदीव। उसके बाद हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे, भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि भारत तो इंडियन उसमें पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, अफगानिस्तान, 1 बाय 1 कैपिटल करेंसी से लेकर सब कुछ प्रमुख बातें हम इनकी समझेंगे। तो पहला कंट्री हम ले लेते हैं मालदीव। पहला कंट्री मालदीव ले लेते हैं। मालदीव जो कि यहां पड़ता है, पहले हमने आपको मालदीव दिखाया है, ये मालदीव का मैप है, मालदीव का मैप है। बात करें कि इसका राष्ट्रगान कौन सा है, तो कौमी सलाम इसका राष्ट्रगान है। इसका हमने राष्ट्रीय चिन्ह भी आपको दिखाने की कोशिश की है, ये इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो कैपिटल इसकी माले है, जो कि आपको यहां पर मैप में भी दिख रही है, माले इसकी कैपिटल है। करेंसी मालदीपन रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया है, रुपया याद रखेंगे, रुपया इसकी करेंसी है। कुछ और बातें प्रमुख, ऑफिशियल इसका जो नेम है वो रिपब्लिक ऑफ मालदीव है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे यहां पर द्वीप बने हुए हैं। तो प्रमुख बातें, कैपिटल याद होनी चाहिए, करेंसी याद होनी चाहिए। हमारे भारत का पड़ोसी देश है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश बहुत पूछे जाते हैं, तो हमारा एक पड़ोसी देश जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मालदीव। ठीक है, यहां पर हमने मालदीव का मैप लिया है, इसमें आपको यहां पर दिख ही रहा है, ये माले इसकी कैपिटल है, जो कि स्टार के तहत आपको दिखाई गई है।
छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। तो कुछ और बातें जान लेते हैं। अगर बात करें समुद्र तल से, तो यह देश समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं है। 1.8 मीटर इसकी औसत है, मतलब लगभग 2 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मतलब अगर कभी पानी का फ्लो या फिर समुद्र तल अगर बढ़ता है, बहुत जल्दी डूबेगा मालदीव, बड़े खतरे में है ये। तो मतलब ये बहुत नीचा है। दूसरा, दुनिया का सबसे समतल देश है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे भारत में आए तो आप देखेंगे पठार भी हैं, मैदान भी हैं, नीचे में है, पहाड़ भी बने हुए हैं, बहुत कुछ है, लेकिन यह दुनिया का सबसे समतल देश माना जाता है। ठीक है, औसत ऊंचाई आपने जान ली और बहुत ही कम इसकी ऊंचाई है। मालदीव के पास दुनिया का सबसे निचला देश होने का रिकॉर्ड भी है, इस बात को भी याद रखेंगे। यहां पर प्रमुख बात क्या है कि इसके पास जो द्वीप की संख्या है वो हमारी 1192 द्वीप हैं। लेकिन इतने सारे द्वीप, बट याद रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि द्वीपों का देश इसे नहीं कहा जाता। बहुत सारे द्वीप जरूर हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा द्वीप हमारे इंडोनेशिया के पास हैं। इंडोनेशिया द्वीपों का देश कहा जाता है, उसमें तो 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं, यहां पर केवल 1200 लगभग द्वीप हैं। आप जानते हैं द्वीपों की संख्या बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं है, ये बात याद रखेंगे। यहां पर 200 ऐसे द्वीप हैं जो रहने लायक हैं, बात याद रहेगी, रहने लायक। देखिएगा यहां पर एक पॉइंट हमने डाला है कि यहां पर रविवार को यानी संडे को छुट्टी नहीं होती। यहां पर जो छुट्टी होती है या तो शनिवार की होती है या फिर शुक्रवार की होती है। ठीक है, ये पॉइंट हमने इसलिए डाला है, न जाने कौन से एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले, बट प्रोबेबिलिटी कम है। हम कुछ चीजें आपको इस वजह से भी बताते हैं जिससे कि आप उसको फील कर सकें, और फील किया हुआ हर एक पॉइंट, हर एक शब्द आपको याद रहता है, आसानी से चीजें कनेक्ट कर पाते हैं आप। बिना फीलिंग के पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए हम एनिमेशन देने की कोशिश करते हैं, आपको मैप देने की कोशिश करते हैं। फीलिंग्स के साथ यदि आप पढ़ेंगे, आपको ज्यादा लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। हम आपके लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग जो है, इसमें पहली बार बुलाई गई 2009 में। मतलब जमीन यानी पानी के भीतर बैठ करके किसी पनडुब्बी में इन्होंने मीटिंग की थी, तो ये रिकॉर्ड भी है, ये कोई प्रमुख बात नहीं है। आगे बात करते हैं भाई, और क्या है, इसकी राजधानी आपने देख ली है, राजधानी माले है, जो कि मालदीव का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वो महल या दिवेही है। आप भी जानते हैं हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारे भारत की कोई नहीं है। यहां पर अगर हम देखें कि फिलहाल अगर धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म है, कानून द्वारा यह संशोधित करके इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस्लाम धर्म यहां का है। सरकार में यदि बात करें तो यहां पर एकात्मक अध्यक्षीय गणराज्य व्यवस्था है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, आपको पॉलिटी की क्लास में बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, यहां पर हम ज्योग्राफी से संबंधित चीजें आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद मोइजू यहां के प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद मोइजू। वैसे इनसे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोहिल यहां पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब जो नए प्रेसिडेंट हैं पिछले 6-7 महीने से, वो मोहम्मद मोइजू हैं। आगे बात करें, उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ हैं, लेट लतीफ व्यक्ति हैं, तो आप इनके उपराष्ट्रपति भी याद कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर जो विधानमंडल है उसका नाम है पीपल्स मजलिस। जैसे हमारे भारत में आप उसको बोलते हैं संसद, यहां पर बोलते हैं पीपल्स मजलिस, तो वहां की संसद या विधानमंडल का नाम है। हमारे यहां पर चीफ जस्टिस आप जानते हैं, हमारे इस समय पर जिनका नाम चंद्रचूड़ है या DY चंद्रचूड़ जिनको कहते हैं, अगर यहां पर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, अहमद मुदासिस अदनान। यहां पर मुदासिम अदनास है इनका नाम, जो कि वहां पर चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ मालदीव, याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट है कि यह भी अंग्रेजों से आजाद हुआ है 1965 में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 4 देश आते हैं, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन 4 देशों को यूके कहते हैं। यानी ब्रिटेन से यह आजाद हुआ है 1965 में 26 जुलाई। वर्तमान में अगर देखें तो इसमें संविधान जो बनाया गया है वो 7 अगस्त 2008 को बड़ा नया संविधान बना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बात करें भौगोलिक स्थिति में, मालदीव की सबसे ऊंची चोटी
जैसे माउंट वैली, जो कि वहां के एक द्वीप माउंट वेलिंगली पर है। याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, मतलब ऊंचाई ज्यादा नहीं है, बट मालदीव की सबसे ऊंची चोटी है 2.4 मीटर या 7.9 फीट है, ऊंची है, और विलिंगली द्वीप पर है, ये भी याद रखेंगे, जो कि ज्यादा ऊंचाई उसकी नहीं है। ठीक है, माउंट वैली एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि वहां की सबसे ऊंची चोटी। अब जानते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग बता सकते हैं। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दोनों प्रश्न में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि अब पीओके वाले क्षेत्र में आती है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि आप जानते हैं। तो दोनों प्रश्न में अंतर है, याद रखिए। यहां पर एक आपको ये व्यक्ति दिखा रहे हैं, इन व्यक्ति का नाम आपको हम पहले बता चुके हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मईजू। अब आप कहेंगे कि हम इनका फोटो क्यों दिखा रहे हैं, इनके माथे पर और लिखेंगे हम तो। मोहम्मद डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर यानी पीएचडी वाले, डॉक्टर मोहम्मद मईजू ये हमारे ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। अब इनका ये मुंह क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मुंह देखना इनका जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में इनकी करतूत पता आपको चलनी चाहिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे भारत और मालदीव विवाद के बारे में। तो देखिएगा, ये व्यक्ति पहले, बहुत पहले की बात है, यानी इनसे राष्ट्रपति बनने से पहले, क्योंकि फिलहाल तो यही राष्ट्रपति हैं, इनके राष्ट्रपति बनने से पहले ये विपक्ष में नेता और एक बहुत बड़े दावेदार थे कि आने वाले समय में ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उस समय पर इस मालदीव में, ये पहले की बात बता रहे हैं, ये मालदीव में उस समय पर एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, जिनके भारत से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भारत से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्हीं के समय पर यह व्यक्ति एक कैंपेन चलाता है, और वो कैंपेन चलाता है इंडिया आउट की। इंडिया आउट की कैंपेन क्यों चलाता है, क्योंकि यह व्यक्ति अपने उस मालदीव में हीरो बनना चाहता है, क्योंकि इसका मानना है कि भारत जो सहयोग करता आया है, वो सहयोग कर रहा है, इस बात से कुछ लोगों को आपत्ति है। जैसे हमारा भारत अगर बांग्लादेश को सहयोग करता है, तो विपक्ष इसकी आपत्ति जता सकता है कि बांग्लादेश से क्यों सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही ये आपत्ति जताता है, जबकि कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। आपत्ति इस बात की जताता है कि भारत सहयोग क्यों कर रहा है, हमारा मालदीव सहयोग क्यों ले रहा है, ये सरकार जिम्मेदार है। इस तरीके से कैंपेन ये चलाते हैं। कैंपेन चलाने पर टी शर्ट पहन करके जिस पर इंडिया आउट के नारे दिए जाते हैं, उनकी सरकार के टाइम पर ऐसा होता है। लेकिन कैंपेन चलाने का असर पड़ता है, लोग इन्हें वोट देते हैं और ये राष्ट्रपति बनते हैं। बात समझ में आ गई, ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पहले से ही भारत के बारे में ये नेगेटिव बात करते आए हैं और इनके ताल्लुकात भारत से ज्यादा ठीक नहीं है, जबकि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम हमने सोहेल बताया, वो अच्छे व्यक्ति थे और भारत से अच्छे संबंध थे। अच्छे व्यक्ति मींस कि भारत से अच्छे तो हमारे लिए ठीक थे, लेकिन ये व्यक्ति शुरुआत से भारत के अगेंस्ट थे। भारत के अगेंस्ट नारे देकर के ही ये अपनी राजनीति को चमका लेते हैं और इनके ताल्लुकात चाइना से बढ़ जाते हैं। तो पहली यात्रा राष्ट्रपति बनने के बाद ये चाइना की करते। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किसी देश की यात्रा करता है, भी करते हैं, तो ये चाइना जाते, जबकि पहले जो राष्ट्रपति इनके रहे हैं वो सब आपके भारत आते थे। भारत से दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच इत्तेफाक से आप जानते हैं कि ज्यादातर मालदीव में लोग घूमने फिरने बहुत जाते हैं। हमारे बॉलीवुडिया जितने भी हैं, ये सब लोग, नेतागढ़ लोग, जिसको पूछो कहां जा रहे हो, कि मालदीव जा रहे हैं घूमने के लिए। इसीलिए मालदीव अदर देश है। मालदीव की इकोनॉमी टोटल टूरिज्म पर आधारित हो गई। वहां का पैसा भारत की वजह से बहुत कमाने लगे और बहुत बहुत ज्यादा लोग जाते थे। आपको पता है, नॉर्मल लोग भी, बॉलीवुडिया सबसे ज्यादा आगे रहते थे। और आप जानते हैं कि भारत में नकल बहुत जल्दी करते हैं। बॉलीवुड वाले ने अगर कोई काम कर दिया तो भारत में बहुत जल्दी होता है। आपने देखा, एक बॉलीवुड एक मीडिया वाले होते हैं, वो किसी बॉलीवुड अभिनेता का बर्थडे होता है, तो वो बर्थडे में जो है, जो उसका नाम है, इतनी ही केक लेके आते हैं। जैसे किसी का नाम राहुल है, RAHUL, तो RAHUL की केक लेके आएंगे, एक केक, दो केक,
और बॉलीवुड का जो स्टार आता है वो आकर के केक काट देता है और चला जाता है, ऐसे होता है। लेकिन हमारे भारत में बॉलीवुडियाओं की वजह से यह कॉपी कर लिया गया। अब आए दिन जिसको देखो, जिसका बर्थडे है वो 5-6 केक रखता है, जितने उसके अल्फाबेट हैं, और उन सब केकों को काटता है। बहुत से लोग तो मोबाइल से केक काट रहे हैं। तो ये क्या है? कॉपी करना है। तो हमारे भारत के लोग भी बहुत कॉपी करते थे और मालदीव जाते थे, क्योंकि बॉलीवुडिया जा रहे हैं इसी वजह से, और वहां की इकोनॉमी टोटल हमारे इंडिया पर बेस्ड थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहना चाहिए, हमारे पास भी ऐसी जगह हैं जो मालदीव से कहीं बेहतर हैं, लेकिन वहां लोग नहीं जाते। इसी बात को प्रमोट करने के लिए मालदीव को छोड़कर, मतलब मालदीव नहीं जाते हैं, अपने यहां की एक जगह है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, वो भी मालदीव के पास में है और मालदीव से ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि लोग वहां कम जाते हैं, लेकिन टक्कर की है। तो वहां पर मालदीव को न जाकर के वो जाते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे भारत का हिस्सा है, तो हमारे लोग, भारत के लोग वहीं जाएं और हमारे देश की करेंसी या हमारे देश की इनकम अपने देश वालों से हो। क्योंकि आप जानते हैं आजकल तो ये कैंपेन चलती है कि भारत का खरीदिए जो भारत में बन रहा है, चाइना का मत खरीदिए, ऐसे ही तो होता है। तो वहां पर भी ऐसे ही है। तो हमारे लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री चले जाते, जो कि अच्छी बात है। हमें लगता है कि ये काम उन्हें पिछले 10 साल पहले ही कर देना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लगा लिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते हैं लक्षद्वीप में, जो कि हमारा ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां पर फोटो क्लिक कराते हैं। तो ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है लक्षद्वीप, और वहां पर जाकर के मोदी जी आप देखिए फोटो क्लिक कराते हैं। और फोटो क्लिक कराने का उद्देश्य क्या है? जनता को, एक तो जनता को यहां के लिए प्रमोट करना कि ज्यादातर लोग यहां पर आए, क्योंकि मोदी जी जा रहे हैं, बॉलीवुडिया तो जाते नहीं है, यहां पर कम जाते हैं। तो मोदी जी ने जाकर के इस जगह को प्रमोट किया है। ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी ने यहां पर फोटो खिंचवाए हैं, यहां पर काफी घूमे भी हैं। आप देख सकते हैं फोटो क्लिक कराने का उद्देश्य भी इनका था, जिससे लोग देख सकें और लोगों के लिए लक्षद्वीप के लिए दिमाग में इमेज बन सके। यहां पर देखिए और पिक्स आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा फील करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, इस बात की श्योरिटी है, गारंटी लेते हैं हम। तो यहां पर आप पॉइंट फील करते रहिएगा। यहां पर मोदी जी घूमते हुए फोटो क्लिक करवा लेते हैं, और यही फोटो जब क्लिक हो जाते हैं तो मालदीव का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, मालदीव अदर देश है। मालदीव के सरकार के कुछ मंत्री और वहां के ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े, इनके इसी ट्वीट पर जो कि फोटो डाले गए थे, इन पर कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या कर देते हैं? कमेंट कहते हैं कि यह तो इजराइल का पपेट लग रहा है, किसी ने कहा गधा लग रहा है। ये सब बातें जो कि अपशब्द इन्होंने कही हैं, ये बातें इनको नहीं कहनी चाहिए थी। और इन लोगों के आप पिक्स देख सकते हैं, यहां पर हमने ये भी दिखाया है, ये वो महिलाएं हैं, ये जो व्यक्ति है ब्यूरोक्रेट्स में, इसने और इन महिलाओं ने कमेंट कर दिए हैं, जो कि उन्होंने अपनी आईडी से किए हैं, टिक वाली आईडी। आप जानते हैं एक्स जिसको हम ट्विटर कहते थे, उसी पर उन्होंने ट्वीट कर दिया है, जो कि गलत बात थी। हमने मालदीव की कोई बात नहीं की, हमने तो अपने लक्षद्वीप की बात की है। तो मोदी जी ने तो अच्छा कदम उठाया, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये लोग चिढ़ गए। क्यों चिढ़ गए? क्योंकि इनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो हमारे भारत पर बेस्ड है। ये बात समझ गए कि अब लोग लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से अगेंस्ट थे। ये मालदीव वाले तो पहले से अगेंस्ट थे। अब इनको मौका और मिल गया और उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग कर दिया। मामला इतना पेचीदा हो गया कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द कैसे बोल सकता है, ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। आनन फानन में दबाव बना मालदीव सरकार पर, तो मौजू के जो ये मंत्री थे, जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसी बीच वो चले जाते हैं चाइना, और चाइना से मिलकर के आते हैं मौजू चाइना से मिलकर के लौटते समय अब आकर के स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि कोई देश ये ना समझे कि हम छोटे हैं, अगर छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। ऐसे इनके सुर बदल जाते हैं, मतलब चाइना ने सपोर्ट की। चाइना तो भारत का दुश्मन है, आप जानते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई है, मतलब मौजू भी चाहते हैं कि अब इंडिया को आउट करने का समय आ गया। वैसे आपको बता दें, हमारा भारत शुरुआत से इस मालदीव की मदद करता आया है, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वहां पर और कैसे भी सपोर्ट्स हो। इंदिरा गांधी के टाइम पर वहां पर इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भी बनाया गया है। वहां की सेना को, चाहे वहां की आर्मी हो या एयरफोर्स, हमारे इंडिया की एयरफोर्स उन्हें ट्रेनिंग देती है, और वहां पर कोस्टल एरिया जो है वहां पर तैनाती भी भारत की सेना की लगती है। मतलब हमारा भारत उसको शुरुआत से सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इन्होंने क्या सलाह दिया इस चीज का, तो यहां से डिस्प्यूट शुरू हो गया है भारत और मालदीव के बीच। बात समझ में आ रही है? इस समय पर बॉलीवुडिया जिनको हम बता रहे हैं,
उन लोगों ने भी समझदारी की बात कही। बहुत से बॉलीवुडियाओं ने स्टेटमेंट दिया, मतलब कमेंट किया, पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा है कि जो व्यक्ति, जो देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलेगा, उस देश में हम जाना कतई पसंद नहीं करेंगे। बहुत सी फ्लाइटें, बहुत सी जो पैकेजेस थे वो सब कैंसिल किए गए। बहुत नुकसान हुआ मालदीव को। मालदीव सड़क पर आ गया, ऐसी स्थिति बन गई। समझ में आ रहा है ना आपको? यहां पर बॉलीवुडियाओं ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे देश का जो सम्मान, हमारे देश के सर्वोच्च जो पद है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, अगर उसकी कोई इज्जत नहीं करता है तो ऐसे देश में जाएंगे हम भी नहीं। बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल की गई, बहुत सारी जो छुट्टियां, लोग पैकेज ले रखे थे वो सब कैंसिल किए गए। लॉस हुआ मालदीव को। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से जो टक्कर लेगा वो नुकसान तो पाएगा, हालांकि कैसे भी पाए लेकिन नुकसान पाएगा। मालदीव का यहां पर नुकसान होता, ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। यहां पर जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसकी है? ये है आपके इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। ये पहले राष्ट्रपति थे इन डॉक्टर मोहम्मद मौजू से पहले के। डॉक्टर मोहम्मद मौजू उस समय पर ये कैंपेन चला रहे थे, इंडिया आउट कैंपेन। और इंडिया आउट कैंपेन जो है वो टी शर्ट्स पहन करके मौजू के द्वारा लीड की गई थी और मौजू राष्ट्रपति बने भी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इस समय पर मौजू जो बने हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो 8वें नंबर के हैं। 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, यहां पर लिख देते हैं 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मौजू, ठीक है। आपको यहां पर डिस्प्यूट समझ में आ रहा है? तो मतलब मालदीव और इसका डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि हमने अपने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। भाई इनकी क्या परेशानी है इसमें? हमने हमारा देश का हिस्सा, हम उसे प्रमोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन्हें मिर्ची लग जाती हैं क्योंकि लोग अब ये मानते हैं कि अब ज्यादातर, चूंकि पूरा टूरिज्म पर आधारित है वो और इकोनॉमी उसकी भारत की वजह से चलती है। हालांकि चाइना ने वादा किया है उससे कि आप घबराइए मत, हम अपने चिंग चाइनीज जो छोटे छोटे हैं चाइना के लोग, इनको टूरिस्ट बना करके भेजेंगे, मतलब टूरिस्ट वहां से आएंगे। अरे वहां से कितने भी भेज देगा, कब तक भेजेगा, कितने भेजेगा? सबसे ज्यादा तो भारत के लोग जाते थे। इसने बहुत बड़ी गलती की है। मौजू आगे, मौजू की वजह से यह देश सफर करेगा, ये आप देखिएगा, इसको परेशानी होगी। आगे देखिएगा, ये हमने यहां पर मैप दिखाया है। अब आप सोचिएगा कि मालदीव की इतनी बात क्यों हो रही है? भाई मालदीव में ऐसा क्या है? मालदीव बड़ा सुंदर है, हालांकि दूसरा देश है, हमें उसके बारे में ज्यादा आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है आपका मन करे जाने का और आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अब उससे लड़ाई चल रही है। हालांकि लड़ाई मतलब देश की लड़ाई, मतलब हमारी लड़ाई है। तो यहां पर आप देखिएगा, हम आपको अब मालदीव के पिक्स दिखा रहे हैं। हालांकि लक्षद्वीप बहुत अच्छा है, ऐसा ही है। लक्षद्वीप जाइएगा घूमने के लिए अगर जाने का मौका मिले तो। लक्षद्वीप में अब बैंक भी पहुंच गया है, एचडीएफसी बैंक भी पहुंच गया है। धीरे धीरे लक्षद्वीप को बड़ा सुंदर बनाया जा रहा है। टाटा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लिए हैं उसको डेवलप करने के। मालदीव से ज्यादा बेहतर होगा, आप देखना आगे वाले से। तो यहां पर हम आपको मालदीव के पिक्स दिखा रहे हैं जिससे आपको फिर आ सके कि मालदीव की इतनी बात क्यों होती है, लोग बॉलीवुडियाई लोग ये सब वहां पर क्यों जाते हैं। ये हट बनी हुई है, ये आप देखिए। आगे ये देखिए कि यहां पर लोग जाकर के रेस्ट करते हैं। यहाँ समंदर आपको दिख रहा है और यहाँ पेड़, मौसम बड़ा अच्छा रहता है और बड़ा ही अच्छा यहाँ पर लगता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिएगा, ये हट बनी हुई है। ये हट जो है ये आप बुक कर सकते हैं, पैकेज में भी आपको मिल जाती है। यहां पर देखिएगा, ये वाला जो टब बना हुआ है ना, ये वाला, ये आप स्विमिंग पूल बना रखा है। इसमें पानी बड़ा शुद्ध, एकदम साफ पानी होता है। लोग जाते हैं इसमें नहाते हैं। इधर समंदर होता है। आपने बहुत सारे लोगों की, बॉलीवुडियाओं के अक्सर फोटो देखे होंगे, इसमें नहाते हैं और इधर पीछे की तरफ समंदर ही समंदर दिखता है। तो ये आपको समंदर दिख ही रहा है, ये सब समंदर। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है, इसमें नहाते हैं, अपना छुट्टियां एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी हट बनी हुई है, ये देखिए बहुत सारी हट है। तो यहाँ पर बीच में से ये रास्ता है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर लगता है और ऊंचाई ज्यादा नहीं है समंदर से। अगर कभी भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो सबसे पहले मालदीव डूबेगा, और वैसे भी डूबने वाली स्थिति तो इसकी आ चुकी है क्योंकि टक्कर किस ले ली है इसने, भारत से। तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है। अगर इसका नाइट व्यू देखें आप तो नाइट व्यू भी बड़ा अच्छा होता है। नाइट व्यू के देखिए, यहां पर सबको हट मिलती है, यहां पर आप डिनर कर सकते हैं, ये लाइटिंग आपको मिल रही है, बड़ा ही खूबसूरत है। हालांकि हमें इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, बट चूंकि लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आज भी जा रहे हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। बहुत कम तो हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बुक करते हैं और जाते हैं। ये देखिएगा, आगे देखिए। हाँ जी, यहां पर आपको मालदीव भी हमने दिखा दिया। मुझे लगता है कि आपने फील कर लिया होगा कि मालदीव वाकई में सुंदर है। हमारा लक्षद्वीप भी कम नहीं है। लक्षद्वीप में अब धीरे धीरे काम चल रहा है, वो भी आगे चल करके बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ बातें, जैसे कि वहां के राष्ट्रपति का नाम,
वहां के राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद मौजू है, वहां की कैपिटल याद रखिएगा माले है, वहां की करेंसी याद रखिएगा मालदीपन रुपया है, रुपया। के बाद और भी याद रखिएगा, वहां पर एक पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम था इब्राहिम सोहेल, मोहम्मद इब्राहिम सोहेल। आगे बात करते हैं, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो नंबर 1 प्रश्न हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना हमने आपको पढ़ा दी है। व्हेन वाज द सार्क एस्टैब्लिश? आपसे देवनागरी में भी बोल सकता है या फिर दक्षेस बोल सकता है, बात एक ही है। 1980, 1985, 1990 और ऑप्शन डी है 1995। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1985। 8 दिसंबर 1985 को इस सार्क की स्थापना होती है। उद्देश्य है कि 8 देश जो है वो आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई कि सार्क का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है ये और हमें जानना है। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन है दिल्ली भारत, या फिर ढाका बांग्लादेश, या फिर काठमांडू नेपाल, या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो राइट आंसर आप जान गए हैं, काठमांडू नेपाल में ऑप्शन सी यहां पर राइट है। सार्क का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसमें 8 कंट्री हमारे मेंबर हैं। अगला प्रश्न है, सार्क के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह प्रश्न पूछा हुआ है। व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? यहां पर सार्क का 2 साल, 3 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, या ऑप्शन डी है 5 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 3 साल का इसका टेन्योर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सार्क के किस देश ने 2016 में सदस्यता समाप्त की है? हालांकि इसे सदस्यता फिर से इसने ले ली है, लेकिन बीच में इसने समाप्त कर दी थी। विच सार्क मेंबर कंट्री सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप इन 2016? 2016 में इसने अपने आप को इससे बाहर कर लिया था, लेकिन फिलहाल फिर भी इसका मेंबर है श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है नेपाल। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव ऐसा कंट्री था जो कि कुछ समय के लिए इसका सदस्य नहीं रहा है, 2016 में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मालदीव की राजधानी क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव? ऑप्शन ए है माले, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है काठमांडू। मुझे लगता है राइट आंसर कर पाएंगे, माले इस कैपिटल है, करेंसी रुपया है मालदीव। अगला प्रश्न देखिएगा, मालदीव का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मालदीव? आप बता सकते हैं माउंट वैली, जो कि आपका माउंट वेलेंगली पर है, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, या फिर माउंट देव। तो मुझे लगता है कि राइट आंसर आप दे पाएंगे। अभी आपने पढ़ा है माउंट वैली यानी वेलेंगली पर ये स्थित है, माउंट वैली। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव। हमने अभी आपको जस्ट बताया, हिंदी, अंग्रेजी, या फिर दिवेही, या फिर आपकी उर्दू। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिवेही है। दिवेही इसकी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मालदीव की सबसे बड़ी चट्टान पर कौन सा प्रमुख स्थल है? मतलब यहां पर पूछा जाता है विच मेजर साइट इज लोकेटेड ऑन द लार्जेस्ट आइलैंड इन मालदीव। जो सबसे बड़ा आइलैंड है उस पर सबसे बड़ी चट्टान कौन सी है? मतलब ये पूछना चाह रहा है मेजर साइट कौन सी है, मेजर साइट पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है। हुलहुल माले, या थुलुंगा, या गधू। यहां पर गधा होना चाहिए था, लेकिन गधू है, जगह ऑप्शन यहां पर दिया है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हुलहुल माले, हुलहुल माले। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, हुलहुल माले। जो भी है आप इसको बोलिएगा, हुलहुल माले। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 9th, मालदीव का प्रमुख धर्म क्या है? तो मुझे लगता है बहुत आसानी से बता देंगे। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ मालदीव? ईसाई धर्म है, या फिर इस्लाम धर्म है, या हिंदू धर्म है, या फिर बौद्ध धर्म है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, आप अपने लिए प्रयास करिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए। एक कमेंट यहां पर आप करिए, हम भी देखें आपको चीजें याद होती हैं कि नहीं। मुझे लगता है बहुत आसानी से इसे बता पाएंगे कि यहां का प्रमुख धर्म कौन सा है। आप इसका कमेंट जो करें उसमें लिखें क्वेश्चन 9 ऑप्शन ये, जो आपको लगता है ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी आपको राइट लगता है, इसको आप नोट करिएगा और क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि जो पढ़ रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। कृपया कमेंट करिएगा, हमें पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं। आगे देखें कि भाई अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है,
तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे और आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसके बड़े फायदे हैं कि जो भी लेक्चर्स हम आगे आपको जो डिलीवर करेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हो सके तो अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में शेयर करिए जिससे कि और लोग भी ज्वाइन कर सके। आगे भाई टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल पर बाकी सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ, करंट अफेयर के क्विज फॉर्म में डेली करंट अफेयर और उसके जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऐड लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, आपको हर जगह अवेलेबिलिटी मिलेगी, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो। आपको लोगो दिख ही रहा है, ये लोगो आपको दिख जाएगा वहां पर भी। ठीक है, आगे भाई लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, थैंक यू।